तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आज होली है। उम्मीद नहीं थी कि आज वीडियो बना पाऊंगा और ये भी गारंटी नहीं कि शायद अपलोड कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, चूँकि मिलने वालों का तांता लगा है। जो लोग जानते हैं, जो लोग पहचानते हैं, जो मेरे अगल बगल के हैं, अड़ोसे पड़ोसे, हित्र मित्र, रिश्तेदार, अच्छा मेरे मित्र, मेरे पिताजी के मित्र, मेरी मम्मी की कई सारी ऐसी सहेलियाँ जो गाँव में हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। आने के बाद एक इच्छा है कि मुझसे भी मिले। मैं भी सबसे मिल ही रहा था। अभी आधे घंटे से आने का सिलसिला थोड़ा सा कम हुआ तो फिर दिमाग में आया कि चलो बना लेते हैं। अब कब तक कौन नहीं आएगा ये भी नहीं कहा जा सकता। आ गया तो शायद वीडियो ना ही पूरी बन पाए। खैर, आज होली है और साथ ही रमज़ान था और बतौर क्राइम स्टोरी टेलर मेरे मन में सुबह से एक डाउट था कि कहीं गलती से ही मुझे कोई ऐसी कहानी ना सुनानी पड़ जाए जिसमें मुझे ये बताना पड़े कि इस देश में या फिर इस देश के किसी भी हिस्से में हिंदू मुस्लिम का कोई भी विवाद हुआ, किसी भी तरीके से कोई भी विवाद हुआ। और विवाद करने से पहले एक बात आपको और बता दूं, एक छोटी सी बात, आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, फिर आज की घटना बताऊंगा। एक शख्स था जिसका नाम था विश सिंह। इसके बारे में भी आपको मैंने बताया हो, लेकिन फिर जान लीजिए। विश सिंह एक तेज तर्रार हिंदू छवि का नेता। उसने अपनी एक पार्टी भी बनाई है गौरक्षा के नाम पे। इस पार्टी के माध्यम से वो ठीक ठाक फॉलोअर भी गेन कर चुका है। हाल फिलहाल में वो अलग अलग जगहों पे जाता है। जाने के बाद वहाँ पे गौ रक्षा के नाम पे पुलिस वालों से सवाल उठाया, अगर कहीं कोई गाय वाय के साथ कुछ गलत हो तो हिंदुओं को एक करता है, उसके बाद प्रोटेस्ट करता है और जिसने भी गौकसी की है या फिर गौहत्या की है उसको सज़ा दिलवाता है। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अभी चंद दिन पहले की बात है, सहारनपुर में एक सड़क के पास ये धरने पे बैठता है। अब जब ये धरने पे बैठता है तो बैठने के बाद तमाम लोग सपोर्ट में उतरते हैं कि भाई क्या हुआ। विश सिंह बताते हैं कि किसी ने गाय काट के फेंकी है। अब इतनी देर में पुलिस आ गई। पुलिस वालों को भी भाई विश भैया ने अच्छे से हड़काया कि आप क्या करते हैं, आपके राज्य में देखिए कैसे गाय काटी जा रही है, वो भी सहारनपुर उत्तर प्रदेश योगी बाबा के राज्य में। पुलिस के भी पसीने छूट गए। चूँकि 4 दिन में होली है, संभल में ऑलरेडी इतना बवाल चल रहा, हिंदू मुस्लिम के टकराव की स्थिति और ऐसे हाल में गाय का मामला। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं और सबसे पहले जो भी अवशेष मिले थे गौवंश के, उसको अपने कब्जे में लेते हैं। जब उसको अपने कब्जे में लेते हैं, कब्जे में लेने के बाद पूछताछ करते हैं, आसपास के लोगों से पड़ताल करते हैं। इसी दौरान एक पुलिस वाले की नज़र उस कंकाल पे पड़ती है। न जाने क्यों उसको उस हड्डी पे कुछ अजीब लगता है। उसने अपने मालिक यानी अपने सीनियर ऑफिसर से कहा कि साहब बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। हालांकि मामला बड़ा गंभीर है, बड़ा सीरियस है, लेकिन इस पूरे मामले में मुझे किसी साजिश की बू आती है। अब जो सीनियर ऑफिसर था उसने कहा ऐसा क्यों? तब उसने बताया साहब ये जो हड्डी है बड़ी पुरानी लग रही है और जाहिर सी बात है पुरानी हड्डी पे इतना बखेड़ा खड़ा करना और ये बड़े दावे के साथ कहना है कि ये तो गाय ही है, ये चीज़ें थोड़ा सा डाउटफुल है। सीनियर ऑफिसर ने जब ये चीज़ देखी उसको भी लगा यार बात तो ठीक है। इसी के जस्ट बाद सीनियर ऑफिसर विश सिंह को उठाता है। उठाने के बाद जब पूछताछ पुलिस वाले तबीयत से करते हैं तब विश सिंह ने पूरी कहानी बताई। दरअसल जो विश सिंह था उसको 50,000 रुपये की सुपारी मिली थी ये पूरा प्रोपोगेंडा फैलाने में। पूछा गया किसने दिया था तो फिर एक नाम निकल के सामने और वो नाम था टीपू कुरैशी। तो क्यों सुपारी मिली माफ़ कीजिएगा, उसके बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि टीपू कुरैशी के उसके ही किसी पड़ोसी से जो कि उसी के धर्म का था कोई बवाल, कोई लफड़ा हो गया था। टीपू कुरैशी इस फिराक में था कि कैसे बदला लिया जाए, कैसे अपने पड़ोसी को सबक सिखाया जाए। इसी दौरान टीपू कुरैशी की मुलाकात विश सिंह से हुई। विश सिंह गौरक्षा के नाम पे ठीक ठाक फॉलोअर गेन कर चुका था। तब टीपू कुरैशी के दिमाग में आ गया अगर मैं गौ हत्या का इल्ज़ाम अपने पड़ोसी पे डलवा दूं और विश सिंह को कह दूं कि भाई मामला थोड़ा सा बड़ा कर दो तो विश सिंह प्रोपोगेंडा फैलाएगा, इधर फिर विश सिंह को मैं नाम बता दूंगा, फिर नाम निकल के आ जाएगा, पड़ोसी फंस जाएगा। इसी के तहत 50,000 रुपये की सुपारी विश को मिली थी और विश ने फिर ये पूरी जो कहानी थी वो गढ़ी। कंकाल भी इसी टीपू कुरैशी ने मुहैया करवाया था और प्लान ये था कि हिंदू मुस्लिम झड़प हो और इस झड़प में
जो टीपू कुरैशी का दुश्मन, जो कि खुद एक मुस्लिम था, उसको सबक सिखाया जाए। तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग इस समाज में मौजूद हैं, इनका ना कोई धर्म है ना कोई मजहब है, ये धर्म के नाम पे आपको लड़ाएंगे। और ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, गांव के नाम पे पूरा माहौल बनाने वाला, सब कुछ जान के भी एक हिंदू था और एक मुसलमान जिसको पता था कि दंगा हो सकता है, मामला गंभीर है, जिसके ऊपर आरोप लग जाएगा उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपनी नाराज़गी को थोड़ा सा भड़ास निकालने के लिए उसने ऐसे काम करवाए। तो दोनों ही साइड ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना, नहीं तो फिर मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। बहरहाल अभी तक हिंदुस्तान की खूबसूरती है, आज की भी, कि कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ हिंदू भाइयों ने रमज़ान में इस जुमे की नमाज को पढ़ के आ रहे लोगों के ऊपर गुलाब फेंका, उनका स्वागत किया, एक भी रंग नहीं लगाया। कई ऐसे मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने बाकायदा अपने अपने दरगाहों पे होली खेली, मेरे गांव में भी खेला गया। मेरा जो एडिटर है वो खुद एक मुस्लिम है, वो खुद आता है, सुबह मुझे बधाई देता है और रात भर यहीं था। फिर उसके बाद दोपहर को जाता है, पूरा गांव सा सम्मान हम लोग ठाकुरों की बस्ती से होकर उसको जाने दिया। ऐसा नहीं कि जाने दिया मतलब कोई रहमो करम किया, दिल में एक ख्याल था कि भाई उसका नहाना होगा, उसको नमाज पढ़ना होगा, ये तमाम चीज़ें उसने की। उसके बाद वापस आया, वापस आने के बाद हम लोग हंस खेल रहे थे, बहरहाल अब वीडियो बना रहे हैं। तो यही हिंदुस्तान है, यही डेमोक्रेसी, यही खुशी बनी रहे। किसी एक तबके को हाशिए पे रख के अगर आप सोचें कि आप राज कर लेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये चीज़ आपको देखनी हो तो इजराइल फ़िलिस्तीन देख लें। जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक लड़ रहे हैं। इजराइल वाले फ़िलिस्तीन से नफ़रत करते हैं, फ़िलिस्तीन वाले इजराइल से नफ़रत करते हैं। इजराइल कभी रॉकेट मार देता है, कभी जो फ़िलिस्तीन के अंदर हमास और अलग अलग संगठन है वो अटैक करते हैं। एक देश पूरा बर्बाद है, फ़ायदा कुछ नहीं। खैर, अब बढ़ते हैं आज की कहानी के ऊपर। और आज कोई ऐसा नहीं कि कोई क्राइम या फिर मर्डर मिस्ट्री सुलझाएं, क्योंकि आज दिन बड़ा अच्छा है, खासकर दोनों धर्मों के लिए बड़ा अच्छा है। तो आज क्राइम और ये सब चीज़ें आपको सुना के आपका मूड ख़राब नहीं करूँगा। आज यूपी में एक बवाल चल रहा है पिछले 2 दिन से, और इस बवाल के अलग अलग पहलू हैं। तो दिमाग में है कि आज इस बवाल के अलग अलग पहलू को आपको बताएं और कुछ गुदगुदाने वाली कहानी आपको सुनाएं। बात 3 दिन पहले की है। 3 दिन पहले उत्तराखंड के उधम सिंह नगर एक जगह लगता है, वहाँ के एसएसपी साहब हैं मणिकांत मिश्रा। ये अपने अंडर काम करने वाले तमाम लोगों को बुलाते हैं, यानी जो तमाम पुलिस वाले थे, आसपास के और पुलिस वालों को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक इनपुट मिला है और उत्तराखंड में नशे को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक मुहिम भी चलाया जा रहा है। तो मणिकांत मिश्रा जी जब इनपुट पाते हैं कि एक जड़ है जहाँ से नशे का कारोबार उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है, तो मणिकांत मिश्रा जी अपने तमाम पुलिस वालों को बुलाते हैं, जिसमें 3 तो एसपी होते हैं, साथ ही कई सारे सीओ होते हैं, सर्किल ऑफिसर, उसके बाद एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये तमाम लोग, कांस्टेबल, सिपाही, इनकी तो आप गिनती ही भूल जाइए। ये तमाम लोग एक पूरे मैदान में बैठते हैं, बाकायदा कुर्सियों की व्यवस्था होती है। उसके बाद मणिकांत मिश्रा उनको एक स्पीच देते हैं, सबके अंदर एक जोश भरते हैं कि आज वक्त है कुछ कर गुजरने का, कुछ करने का। तमाम लोग एकदम जोश में आते हैं। फिर सबको जैकेट्स पहनाई जाती हैं। पहनाने के बाद एक बात का विशेष ध्यान रखा गया कि जहां हम जा रहे हैं वहां पे अगर कोई महिला गलत निकल जाए तो हम क्या करेंगे। संविधान को भी ध्यान में रखना है भाई कि किसी महिला गुनहगार को पुलिस वाला जो पुरुष होगा वो नहीं छुएगा, इसका भी ध्यान रखा गया। उसके बाद कुछ महिलाएं भी शामिल की गई। अच्छा, ये हुआ कि अगर हम क्राइम सीन पे जाएं और वहाँ पे फॉरेंसिक की ज़रूरत पड़ जाए तो फॉरेंसिक वाले भी आते हैं। आने के बाद तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, यानी कुछ महिला पुलिसकर्मी, कुछ फॉरेंसिक वाले, कुछ ऐसे जो दंगा कंट्रोल कर सकें, कुछ ऐसे जो भागने दौड़ने में मुस्तैद हों। इन तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया। जब इनकी काउंटिंग की गई तो पता चला कि ये 300 लोग हैं। 3 एसपी, कई सारे एसआई, सब इंस्पेक्टर, ये तमाम चीज़ें, एसओ, सर्किल ऑफिसर, ये तमाम चीज़ें मिला के। इसके बाद अब ये हुआ कि कैसे जाया जाए, तो फिर गाड़ियाँ बुलाई गई पुलिस महकमे से। टोटल 70 गाड़ियाँ आई। 70 गाड़ियों पर ये तमाम नौजवान तैनात होते हैं। कुछ कर गुजरने की चाह, सबके हाथों में बंदूक, सीने पे एक सजग कवच।
उसके बाद पूछा गया भाई कहाँ जाना है, तो 70 गाड़ियों के ड्राइवर को निर्देश दिया गया कि दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश चलो। उसके बाद 70 गाड़ियों का काफिला पूरे सड़क पे हूटर बजाते हुए, जितने गाड़ियां और सड़कों पे चल रही थी सब साइड हो गई, चूँकि एक से एक IAS PCS रैंक की गाड़ियां दौड़ रही, सबके ऊपर हूटर बज रहा। देखने से ही लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मैटर है। वहाँ से 80 किलोमीटर का सफ़र ये 70 गाड़ियाँ तय करती हैं, 1-1.5 घंटे का वक्त लगता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में दाखिल होते, उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के बाद ये गाड़ियाँ पहुँचती हैं बरेली, बरेली में फिर ये फतेहगंज पहुँचती हैं और वहाँ के पश्चिमी इलाके में ये गाड़ियाँ रुकती हैं। रुकने के बाद तमाम लोग उतरते हैं। उतरने के बाद जो मणिकांत मिश्रा जी थे SSP साहब, वो आदेश देते हैं कि एक घर में जाओ और पकड़ के लेके आओ। अब ये तमाम लोग घुसते हैं कि घर में, जहाँ जहाँ के लिए इनपुट था। घुसने के बाद एक एक लोगों को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद खींच के घसीट के बाहर लाते हैं। बाहर लाने के बाद फिर एक एक को बैठाया जाता है। अच्छा, रात का लगभग 2 बजे का वक्त रहा होगा। किसी घर में महिलाएं हैं, किसी घर में बच्चे हैं। ये तमाम चीज़ें जब ये लोग देखते हैं, सबके लिए व्यवस्था पहले से ही थी कि महिला पुलिसकर्मी होंगे, पुरुष पुलिसकर्मी होंगे, लिहाजा इन तमाम लोगों को पहले ही सजग किया गया था कि कैसे नियंत्रित करना है चीज़ों को। इसके बाद सबको पकड़ा जाने लगा। इसी दौरान जो फतेहगंज थाना है, वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं, वो गश्त पे थे, क्योंकि उनको भी कहीं से कुछ इनपुट मिला होगा कि भाई गांव में ऐसा ऐसा माहौल है। वो आते हैं, आने के बाद पहचानने की कोशिश करते हैं। भाई वर्दी से तो रैंक पता ही चल जाती है कि कौन SP है, कौन CO है, कौन क्या है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जब उन्होंने देखी तो वर्दी से तो पता चला कि भाई सामने वाला SP है, ये CO है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि जब शक्लें देखे तो शक्लें अनजान। अच्छा, एक जिले में 3-3 SP कैसे? ये भी बड़ी परेशानी वाली बात। इतने CO कैसे? ये भी टेंशन की बात। अच्छा, सबसे ताजुब ये कि भाई 300 पुलिस वाले तैनात है, उसमें से एक भी चेहरा ऐसा नहीं जिसको ये चौकी इंचार्ज पहचाने, यानी थाना प्रभारी पहचाने। अब ये तमाम चीज़ें इस थाना इंचार्ज को परेशान करने लगी। इसने दबे कुचले स्वर में पूछा कि आप लोग कौन हैं? तब इधर वालों ने बताया कि हम उत्तराखंड पुलिस से हैं। अब इधर 300 की भीड़, इधर ही अकेला, क्या करे, सहयोग करने लगा। 16 लोगों को अरेस्ट किया गया। 16 लोगों को लेके ये लोग चले गए। 16 लोगों को लेके जाने के बाद फिर अगले दिन जो मणिकांत मिश्रा और उनकी टीम है, उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया। रिलीज़ करने के बाद बताया कि हमने नशे को जड़ से ख़त्म कर दिया, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। ये तमाम चीज़ें कई भाई लोगों ने भी तालियां बजाई कि आपने तो भाई समाई बांध दिया कि दूसरे राज्य में आप गए, आप जाने के बाद पकड़ के लेके आ गए। लेकिन शाम होते होते इन तमाम मामलों की कलई तब खुदी जब 2 चीज़ें पता चली। पहली चीज़ ये पता चली कि अगर कहीं भी आपको रेड डालनी है और आप अपना थाना भी छोड़ते हैं तो आपको सामने वाले थाने में इत्तला करना होगा, उससे मदद मांगनी होगी। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के पास एक भी ऐसी जानकारी या फिर एक भी ऐसा इनपुट नहीं था जिसमें ये बताया गया हो कि उत्तराखंड पुलिस बॉर्डर क्रॉस करके आएगी, आने के बाद एक थाने के अंदर जाएगी, एक खास इलाके में घरों के अंदर रात में घुसेगी और घुसने के बाद पकड़ के लेके जाएगी। चलिए मान लीजिए ये लोग मैनेज कर लेते कि भाई तुम भी पुलिस, हम भी पुलिस, आपस में बात कर लेंगे कि हाँ हमने कहा था, हमने परमिशन दी थी, बात ठीक है। दिक्कत तब हो गई जब जो 16 लोग पकड़ गए थे उनमें से 15 को बाइज्जत बरी कर दिया गया पूछताछ के बाद। और ये 15 ऐसे थे जिनके ऊपर आज तक किसी को गाली देने का भी एक सिंगल मुकदमा नहीं है। अब इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा रेड, 70 गाड़ियाँ, 300 पुलिस वाले, 80 किलोमीटर का सफ़र, रात भर घर में घुसना, बाहर निकालना, गाड़ी में बैठाना, महिलाएं पूछ रही कि भैया मेरे पति को क्यों लेके जा रहे हो, मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो, उनको भी समझाना, संभालना, जो आक्रोशित हो रही है उनको बैठाना, थोड़ा सा फोर्सफुल तरीका यूज करना, कानून तोड़ के दूसरे राज्य में आना, दूसरे थाने में दाखिल होना, और तमाम चीज़ें करने के बाद निकला क्या? ढाक के 3 बात। चूँकि 16 में से 15 के ऊपर कोई आरोप नहीं था, एक के ऊपर इससे पहले मारपीट का आरोप है, उसके ऊपर भी NDPS एक्ट नहीं लगा है।
तो उत्तराखंड पुलिस गैरकानूनी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद ये तमाम बवाल मचा कि भाई अब कैसे आ गए, और ऐसा कौन सा इनपुट था जो पूरी तरह गलत हो गया। लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब इस कहानी में एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अगर आपको मैं फतेहगंज साहिब की, जो फतेहगंज इलाका है, जो थाना है, वहाँ की अगर कुछ आपको फैक्ट्स बताऊं, तो पिछले 5 सालों में एनडीपीएस एक्ट के 1557 मामले दर्ज हुए। 1557 मामले 5 साल में, एक खास थाने के ही अंदर। बहुत बड़ा चीज़ होता है एक खास थाने के अंदर 1557 मामले एनडीपीएस दर्ज हों। अकेले 2025 की बात करूं तो लगभग 70 मामले दर्ज हुए। 70 मामले 2025, यानी ये जो 69 डेज ये टोटल गुजरे होंगे जब आपको ये कहानी बता रहा हूँ। इसमें कितने बहे पता चला 50 से 70 मामले। हम 50 भी पकड़ लें तो इन 50 मामलों में 103 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 103 लोगों को, मतलब एक खास थाने के अंदर 103 लोग ऐसे थे जिन्होंने नशीले पदार्थ को बेचा था या खरीदा था या फिर उनकी तस्करी की थी। अगर नशीले पदार्थों की बात करें तो सबसे बड़ा मामला यहाँ स्मैक का है। और लोग कहते हैं कि स्मैक का नशा इतना खराब है, इतना गंदा इसका नशा, इसकी लत है कि अगर किसी को आप 5 बार स्मैक पिलवा दीजिए तो पूरी ज़िंदगी बिना स्मैक को नहीं रह सकता। तो मणिकांत मिश्रा ने जो सोचा था, सोच तो बड़ी अच्छी थी कि भाई हम उत्तर प्रदेश पुलिस से अगर मदद मांगें और क्या पता कहीं से कोई इनपुट मिल जाए, कोई मुखबिरी हो जाए, कोई डबल एजेंट का रोल अदा कर दे और ऐसे हाल में हमें दिक्कत हो, परेशानी हो, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए काम करो, किसी को मत बताओ। लेकिन भद्द तब पिट गई जब 15 के 15 बाइज्जत बरी हो गई। पर 70 गाड़ियों का तेल, वक्त, तमाम पुलिस वालों को परेशान करना, महिला पुलिस वालों को रात भर ड्यूटी पर लगाए रखना, और ये तमाम चीज़ों का फ़ायदा कुछ भी नहीं निकला। अब पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि जो बाकी लोग थे वो भाग गए, उनको कहीं से इनपुट मिल गया। तो अगर उनको कहीं से इनपुट मिल गया तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस को संज्ञान में न लेने का क्या मतलब निकला। बहरहाल वजह चाहे जो हो, लेकिन ये पूरा मामला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच काफ़ी तनातनी फैला रहा है। यूपी पुलिस का कहना है कि हमें कोई जानकारी नहीं दी और ये गलत है, हमसे पूछना चाहिए था, हम सहयोग न करते तो हमारी गलती थी। उत्तराखंड पुलिस इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। खैर, तो फिलहाल ये बड़ी अजीब कहानी थी कि कैसे 70 गाड़ियाँ, 300 पुलिस वाले, 80 किलोमीटर का सफ़र और मिला कुछ नहीं। उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से आपने भी कुछ सीखा ही होगा। बाकी तो क्या ही कहें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।